अपने 2 साल के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने अल जजीरा को एक बेहद खास इंटरव्यू दिया। वो सच के कितना करीब थे और सच के कितने दूर, आइए जानते हैं इस बात को। नमस्कार, मैं कुशजी कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। और आज का सब्जेक्ट बहुत ही रोचक है और उसके बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी रेफरेंसेस होंगे, जितने भी उसके सोर्सेस होंगे, एनालिसिस करने के बाद जो भी कंक्लूजन होगा वो आप डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्हें अल जजीरा को इंटरव्यू दिया और उनके सामने थे अल जजीरा के मिडिल ईस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हाशिम अहलबरा। हाशिम अहलबरा एक बहुत ही अनुभवी और काबिल जर्नलिस्ट हैं। इस इंटरव्यू के एनालिसिस से पहले आपको मैं एक प्रोटोकॉल से वाकिफ़ कराना चाहूँगा। जब कोई भी इंटरव्यूअर किसी सुप्रीम लीडर का, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, उनका इंटरव्यू लेने से पहले सारे सवालों की कॉपी प्रधानमंत्री ऑफिस या राष्ट्रपति ऑफिस को भेजनी होती है ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके कि वो अभद्र नहीं है, अश्लील नहीं है या किसी तरह की निजी बातें उसमें नहीं पूछी गई हैं। देन आफ्टर अप्रूवल इंटरव्यू की इजाज़त दी जाती है। यदि इस पूरे इंटरव्यू को देखें तो 8 बड़े सवालों में बांटा गया है। वो इमरान खान के लिए उनके कार्यकाल की बात हो, उनके नेबर्स के साथ रिलेशन हो, मिडिल ईस्ट चाइना के साथ उनके रिलेशन हो और वर्तमान में उनकी पोजीशन क्या है और फ्यूचर का उनका मोटो क्या है। हाशिम अहलबरा ने इन सब चीज़ों पर सवाल किए। आइए देखते हैं कि हर उन सवालों का जवाब किस तरह से दिया है प्रधानमंत्री ने, कितना सच के करीब है, कितना सच से दूर है। फैक्ट चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल और वजीर आजम का जवाब। Pakistan's Prime Minister Imran Khan, thank you for talking to Al Jazeera. Prime Minister, 2 years now in power. Those who were watching you 2 years ago still remember the promises you made about clamping down on corruption, mismanagement, and employment, foreign debt, creating 10 million jobs, providing low-cost housing, sophisticated education services, and health services. For many people, by the way, Mr. Prime Minister, you haven't so far delivered on those promises. Why? Hashim, think about any economy in the world which faced similar problems what Pakistan faced. Huge deficits, external and internal. And then the power sector in serious trouble. No country can immediately snap its finger and everything, the reforms take place. It's a struggle. Moving the economy, reforming the economy is not an overnight thing. It takes time. जैसे कि पहला सवाल में आपने देखा कि हाशिम ने ये पूछा, हाशिम का ज़्यादातर फोकस ये था कि वजीर आजम आप सत्ता में आने से पहले लोगों को कई सारे बड़े वादे किए, 10 लाख जॉब क्रिएट करने का, लो कॉस्ट हाउसिंग का, करप्शन पे काम करने का, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे काम करने का। लेकिन इन सब वादों के उलट आपने उसका बहुत ही छोटा फ्रैक्शन अपनी जनता को डिलीवर किया है, अपनी आवाम को दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके जवाब में इमरान खान ने मेरे हिसाब से यह बात कही, मुझे जो ओवरऑल समझ में आया कि मैंने सपने तो दिखाए लेकिन मुझे खुद रियलिटी पता चली कि जितने सपने, जितने ईजी हमने 10 लाख जॉब या लो हाउसिंग या एजुकेशन हेल्थ में काम करना है, जितने बड़े सपने दिखाए हैं, उसको सच होने में वक्त लगता है, जबकि मैंने कहीं जल्दी डिलीवर करने की प्रॉमिस की थी। तो कुल कहने का मतलब है कि इस सवाल से यहाँ पर पीएम इमरान ने बचने की कोशिश की है। But in my opinion, in these 2 years, Pakistan has moved into the right direction. पहले सवाल के जवाब में जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके हिसाब से पाकिस्तान जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ नवाज शरीफ के समय एनुअल ग्रोथ जो था वो 5.5 था, 2019 में एक साल में एनुअल ग्रोथ 1.9 पे आ गया है, अभी वर्तमान में 0.5 पर है। और वहीं डेप्ट जो है, लोन जो है, वहाँ जीडीपी का 72% था, वहीं 2 सालों में बढ़कर 85% तक पहुँच चुका है और स्लोली एंड स्लोली बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री किस एंगल से देख रहे हैं अपने डेवलपमेंट को। Middle class, which saw in you an alternative, is the one which is massively affected by the situation now. GDP is shrinking, inflation is spiking to the point where a kilogram of sugar now has spiked from something like 53 rupees to 85 rupees. I'm talking
replicated across all the other basic commodities. These people cannot wait longer to see their living conditions improved. अपने पहले सवाल का सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं पाने के कारण हासिम ने दूसरा सवाल पूछा, और दूसरे सवाल को स्टार्ट करने से पहले उन्होंने यह प्रधानमंत्री को बताना चाहा कि जनता ने उन्हें एक अल्टरनेटिव की तरह देखा, एक उम्मीद की तरह देखा, ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान बदल देगा। लेकिन उनके सत्ता में आते ही 14% इन्फ्लेशन चला गया। प्रधानमंत्री के दूसरे जवाब की तरफ जाने से पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा हासिम के दूसरे सवाल की तरफ। हासिम ने शक्कर की ही बात क्यों की? हजार चीज़ें हैं जिसमें महंगाई हुई होगी, लेकिन पार्टिकुलर शक्कर की ही क्यों बात की? क्योंकि शक्कर किंग, शुगर बैरन के नाम से मशहूर जहांगीर खान तरीन प्रधानमंत्री के करीबी हैं, प्रधानमंत्री की पार्टी से जुड़े हुए हैं और अरबपति हैं, उद्योगपति हैं, सबसे बड़े डोनेटर हैं। प्रधानमंत्री को गद्दी तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो सत्ता में काबिज होते ही अचानक से शुगर का भाव तेजी से होने लगा, जिसे पाकिस्तान में शुगर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। शुगर क्राइसिस ऐसा कहा जाता है कि जानबूझकर क्रिएट किया गया, क्योंकि सप्लाई जहांगीर खान तरीन की तरफ से आ रहा था, लेकिन उस सप्लाई को रोककर देश में एक क्राइसिस क्रिएट की गई, महंगाई आगे बढ़ी, देन प्रोडक्ट को रिलीज किया गया, अरबों का फ़ायदा हुआ जहांगीर खान तरीन को। तो ये इस तरह से सत्ता में आते ही उन्होंने अपने साथी को अरबों का फ़ायदा कराया। और उस समय पाकिस्तान के फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर थे खुसरो बख्तियार, जो जहांगीर खान तरीन के कज़न भी लगते हैं। तो आप डॉट कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि ये गवर्नमेंट राइट डायरेक्शन में जा रही है, ये गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, इस पर सवालिया निशान लगाता है। Corruption is one of the biggest killers in the society. Today there is no mega corruption scandal in Pakistan because at the top level we've controlled it. Problem is still we have corruption low down the levels, which is again going to be a struggle. We need to take a lot of steps eventually to control corruption at all levels. And so reason why we have not been able to clamp down on corruption is because those who come into power and make money, using the power to make money, have never been held accountable. And so this is the first time in our history that the powerful are being held accountable. और दूसरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उन्होंने करप्शन को कम किया है। जहां अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी किसी करप्शन के लिए, आज पाकिस्तान में हो रही है। उन्होंने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अपर लेवल से हम कंट्रोल कर रहे हैं, मिडिल लेवल से ख़त्म कर दिया है, लोअर लेवल में ही करप्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली वो ब्लेम कर रहे हैं लोअर लेवल सर्विस प्रोवाइडर को, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान में करप्शन के लिए लोअर लेवल को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ये कितना सही है, आइए देखते हैं। यदि आप पाकिस्तानी हैं तो आप इन्हें जानते होंगे। ये हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा, और वर्तमान में सीपैक के चेयरमैन भी हैं। हाल में इन पर आरोप लगे हैं कि इनके पास अकूत संपत्ति है, लाइक जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। इनकी संपत्ति के खुलासे पर नज़र डालें तो अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में इनके कई जायदाद हैं, कई प्रॉपर्टी हैं और कई कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट हैं। यूएसए में 133 पापा जॉन्स पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के मालिक हैं ये, 2 शॉपिंग मॉल के मालिक हैं, 99 कंपनियों के शेयर होल्डर हैं ये। यदि एस्टिमेशन लगाएं तो सिर्फ यूएसए में $34 मिलियन की संपत्ति है इनकी, और पाकिस्तान, कनाडा और मिडिल ईस्ट की बात करें तो टोटल मिलाकर $54 मिलियन के मालिक हैं ये। यह गवर्नमेंट के पद पे रहे हैं, आर्मी में रहे हैं, जनरल रहे हैं, देश की सेवा की है। सवाल ये उठता है कितना पैसा आया कहाँ से? और इस कंट्रोवर्सी के सामने आते ही प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि बाजवा इसका जवाब देंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा के डिफेंस में प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री इमरान खान यह कह रहे हैं कि उनकी मिस्टर बाजवा से बात हो गई है, उनकी एक्सप्लेनेशन से वो सेटिस्फाई हैं, और वो सीपैक के चेयरमैन और उनके सलाहकार के तौर पे कार्य करते रहेंगे। इनके विपक्षी नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पर जहां करप्शन के चार्जेस लगे, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब, जो पाकिस्तान की एक ऐसी संस्था है जो करप्शन को लेकर जांच करती है, उन्होंने महीनों नवाज शरीफ की संपत्ति का आकलन किया, उसकी जांच की, लेकिन एक ट्वीट से प्रधानमंत्री ने असीम सलीम बाजवा को क्लीन चिट दे दी। अब पाकिस्तानी अवाम ही समझे कि ये किस करप्शन को हटाने की बात कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। June, when people were thinking that this could be a nightmare scenario for Pakistan, to now where the number of infections seems to be
falling down. What happened in between, Mr. Prime Minister? We decided not to have this sort of lockdown that was in Europe or that was in Wuhan in China. We decided to go for a smart lockdown. In other words, concentrate on hotspots and lock them down rather than a blanket lockdown. यदि हम पाकिस्तान के कोरोना की रिपोर्ट देखें तो मिड जून में हाईएस्ट रही, जहां 7,000 लोग पर डे के हिसाब से कोरोना से पीड़ित निकले। वहीं ये आज संख्या घट के 600 और 700 रह गई है। एक बहुत बड़ा सक्सेस कह सकते हैं और जिसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, उनके निर्णय को जाना चाहिए, जहां उन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन करना इम्पॉसिबल था उनके लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। I would like to talk about the freedom of speech, which is under attack in your country. I still remember when you said repeatedly in the past, there is absolutely no way that media freedom or freedom of speech would be curtailed under my watch. It's now being curtailed under your watch, Mr. Prime Minister. Hashim, what is the evidence? Can you just tell me how we are curtailing the freedom of speech? I'll tell you. International human rights organizations, as well as local organizations, are talking about a trend where journalists, activists, critics have been intimidated, silenced, kidnapped, to the point where they are saying that Pakistan has one of the worst records in the world for enforced disappearances. हासिम ने अपने अगले सवाल में प्रधानमंत्री को कहा कि जहां आपने प्रेस के फ्रीडम को लेकर बात कही थी और कहा था कि प्रेस को संपूर्ण आज़ादी मिलेगी, प्रेस को पूरी तरह आज़ादी मिलेगी, वह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। इस बात का सीधा डिनाई करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मुझे रिपोर्ट दिखाइए, ऐसी कोई खबर नहीं है। और इसके जवाब में हाशिम ने कहने की कोशिश की कि कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिस बात को साबित करते हैं जर्नलिस्ट चुप कराए जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनका किडनैप हो रहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्हें इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने हाशिम के सारे एलिगेशंस का डिनाई किया और साफ मना कर दिया कि पाकिस्तान में कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री कितना सच बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 3 स्थान नीचे गिरकर जहां पहले 142 पर थी, पाकिस्तान 145 पर है, तो बजाय कि बेहतर होने के वो और नीचे गिरी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर फ्रीडम नेटवर्क ने पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 रिलीज की और उसके अकॉर्डिंग 34% प्रेस से रिलेटेड क्राइम सिर्फ कैपिटल सिटी में हुई है। इस्लामाबाद में, जहां पर प्रधानमंत्री निवास करते हैं, जहां प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, तो ब्लंटली यहां पर प्रधानमंत्री ने डिनाई की है, एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस बात को नकारा है। वहीं समझना चाहिए कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो अपना होमवर्क करके आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी 2 दिन पहले ही PTV की एक युवा एंकर की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री इमरान खान के डिनाई किए जाने पर हाशिम ने फ्रीडम इंडेक्स का रेफरेंस लेते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सबसे निचले पायदान पर है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने बड़ा ही एक इमेच्योर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट से मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जर्नलिस्ट का विक्टिम मैं हूँ, जर्नलिस्ट मुझ पर आरोप लगाते हैं। तो आई गेस हाशिम ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बजाय इसका सलूशन बताने के, बजाय कि स्थिति बेहतर होगी फ्यूचर में, इसका आश्वासन देने के, उन्होंने खुद को ही कहना शुरू किया कि वो खुद विक्टिम है, उनकी पार्टी विक्टिम है, उनके पार्टी के लोग विक्टिम हैं। बहुत ही हास्यास्पद है ये। People are asking questions about why senior military officers are taking charge of many major departments in Pakistan when you should have been putting more civilian faces for the international image of your country, Mr. Prime Minister. कई सवाल ऐसे उठाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान आर्मी के लिए काम कर रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक मुखड़ा है, एक डेमोक्रेटिक मास्क है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान आर्मी वर्क कर रही है। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर हाशिम ने अगला सवाल ये पूछा कि हर जगह किसी भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आर्मी पर्सनल्स रिप्रेजेंट करते हुए मिलते हैं, जबकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो एक सिविलियन फेस क्यों नहीं सामने आता? हर जगह मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट क्यों है? और बहुत ही वाजिब सवाल है। प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में कहा कि मेरा इलेक्शन रिग्ड नहीं था, आप पूछ सकते हैं, कहीं भी आर्मी की संलिप्तता नहीं थी, आर्मी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी मुझे जितवाने में। तो हाशिम ने अपने बेसिक क्वेश्चंस को कहीं दूर जाता देख उन्होंने वापस खींचा प्रधानमंत्री को और कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप मुझे बताइए कि आपकी और आर्मी के रिलेशन कैसे हैं। जिस सवाल के जवाब देने से भाग रहे थे वो यहीं पर वो गच्चा खा गए।
यहीं पर वो पकड़े गए और उन्हें वही जवाब दे दिया जो हासिम सुनना चाहते थे। Let me put it this way. How would you describe your relationship with the army's top brass? We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies. उन्होंने इसके जवाब में कहा कि हमारे और आर्मी के रिलेशन अच्छे हैं, आर्मी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, आर्मी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है, सिविल एंड आर्मी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है। यदि आपने वीडियो देखा तो हासिम यहीं पर स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें उनका जवाब मिल गया था। वो यही सुनना चाहते थे कि आपके हर काम में आर्मी इन्वॉल्व है। कहने को जनता ने चुना है लेकिन जनता का इसमें कोई रोल नहीं है। हासिम ने अगला सवाल किया नेबर के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में और अभी वर्तमान में चल रहे अफगानिस्तान तालिबान डील के बारे में। इससे पहले कि हम हासिम के सवाल को देखें, प्रधानमंत्री के दिए जवाब को समझें, अफगानिस्तान तालिबान पावर शेयरिंग डील है क्या। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका ने तालिबान के साथ एक डील की। अमेरिका का इरादा है कि 2021 तक वो अफगानिस्तान से अपने आप को बाहर निकाल लेगी, सारे सैनिकों को, सारे ट्रूप्स को। इस संधि में, इस डील में तालिबान ज़्यादा एडवांटेज लेना चाहता है। तालिबान एक बार फिर से पॉलिटिकल पकड़ बनाना चाहता है और अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आना चाहता है। और यहाँ पर बात आई अफगानिस्तान तालिबान पावर शेयरिंग डील की, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। आइए देखते हैं हासिम के सवाल को और समझते हैं प्रधानमंत्री के जवाब को। Talks. Let me ask you this specific question, Mr. Prime Minister. The ultimate goal of the peace talks is eventually to see peace and stability in Afghanistan. Do you think that the best formula would be a power sharing between the government in Afghanistan and the Taliban? Okay. Whatever influence we could use, I honestly think we've tried our best to somehow get the Taliban and Afghanistan government sit on one table. And, you know, this is a miracle that it is actually happening. We pray that this happens. We realize that they are spoilers. I'm afraid there's certainly one country, India, which does not want it to happen. प्रधानमंत्री ने अपने जवाब की शुरुआत अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर की, हिस्ट्री को लेकर की, और एक सीधा जवाब नहीं आने के कारण हासिम ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या आप इस बात से चिंतित हैं या इस बात से वरिड हैं कि वर्तमान समय में, जो पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, बात वो डैम की हो, यूनिवर्सिटीज़ की हो, रोडवेज की हो, उससे अफ़गानिस्तान का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा हो गया है। तो क्या आप इस बात से चिंतित हैं? इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इंडिया कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है, फिर भी उसका इतना इंटरफेरेंस क्यों, ये सवाल उठाया उन्होंने। और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि इंडिया जो है ये अफ़गानिस्तान तालिबान डील को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसे तोड़ना चाहता है, इसे रोकना चाहता है। ये हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के शब्द। अब आइए इसके पीछे जाते हैं, उनके शब्दों के पीछे जाते हैं कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था। इंडिया क्यों नहीं चाहता है, पाकिस्तान क्यों चाहता है, इंडिया का क्या नुकसान होगा और पाकिस्तान का क्या गेन होगा। 6 सितंबर को एक बार फिर से तालिबानी दल और अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गए हैं। इससे पहले हुई डील नाकाम रही। तालिबान की डिमांड है कि उसके जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, और ऐसे प्रिजनर्स हैं जो आतंकवाद में इन्वॉल्व थे, जिहाद में इन्वॉल्व थे, उन्हें छोड़ दिया जाए। और ये जो है ये अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। अगस्त में अफ़गानिस्तान ने 400 तालिबानी प्रिजनर्स को छोड़ा। एक महीने बाद की रिपोर्ट ये है कि वो फिर से सभी के सभी तालिबानी जिहाद के काम में जुड़ गए हैं। अब यहाँ देखते हैं कि भारत का नुकसान क्या है। अफ़गानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है हिज़्बुल्लाह ग्रुप। अफ़गानिस्तान में भारत ने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। हिज़्बुल्लाह ग्रुप जो ISI के सपोर्ट से चलता है, जो पाकिस्तानी आर्मी के भी सपोर्ट से चलता है, वो डिस्टर्ब क्रिएट करना चाहेगा, भारत को वहाँ इन्वेस्ट नहीं करने देगा। इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की वो कमज़ोर पड़ेगी और तालिबान मजबूत होगा। और जब तालिबान मजबूत होगा तो यहाँ पाकिस्तान के 2 फ़ायदे हैं कि एक, भारत का इन्फ्लुएंस कम होगा तालिबान के आ जाने से, और हिज़्बुल्लाह ग्रुप जो है वो तालिबान से भी जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान का शोषण करने में, उसका एडवांटेज उठाने में। सो इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान चिंतित हैं, भारत के इन्वॉल्वमेंट को लेकर चिंतित हैं, और इस अफ़गानिस्तान तालिबान डील को जल्द से जल्द फाइनल देखना चाहते हैं।